हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की यह 10th वीडियो है। इन वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यदि आपने इससे पहले की 9 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरी लौ का उत्पादन होता है, यानी जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें जो हरे कलर की जो लौ निकलती है तो वो किसकी वजह से निकलती है, किस केमिकल के वजह से निकलती है। तो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि रेड कलर निकलता है स्ट्रॉन्शियम की वजह से, ऑरेंज कलर होता है कैल्शियम की वजह से, और येलो कलर होता है सोडियम की वजह से, और ग्रीन जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है होता है बेरियम की वजह से, ठीक है, और ब्लू होता है कॉपर की वजह से। बाकी ये आप भी देख सकते हैं आगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बेरियम। बेरियम की वजह से ग्रीन कलर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास अपने हाथों से ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनी, यानी एको सुनी, यदि ध्वनि की गति v को 346 मीटर प्रति सेकंड के रूप में लिया जाए तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने साउंड वाले चैप्टर में सॉल्व किए होंगे, ठीक है। इसको कैसे करते हैं देखिए। ये व्यक्ति है, ये चट्टान है, इसने ताली बजाई, ठीक है, साउंड ट्रैवल करके गया, फिर वहाँ से टकरा के वापस इसके पास आ गया, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है देखिए। अगर जाने में डी लगा हुआ, आने में भी डी लगा हुआ, यानी टोटल 2D किया। और आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो डी यहाँ पे क्या है हमारा 2D है, स्पीड दे रखा है, टी दे रखा है, तो निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो निकालते हैं इसको। यहाँ से स्पीड 346 दे रखा है, ठीक है। और जब हम यहाँ निकालेंगे डी निकालेंगे तो ये इंटू में आ जाएगा टी, ठीक है। तो टी कितना दे रखा है 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 8, 12 और 1 9 और 1 10, इतना आया। अब ये तो हो गया डी, 2D की वैल्यू होगी, लेकिन हमें डी की बतानी है, डी की। तो इससे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 519 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो शरीर का विकास होने लग जाता है। देखिए, ह्यूमन लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब शरीर का डेवलपमेंट होने लग जाता है, शरीर में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ में उनके एज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे होता है प्यूबर्टी, ठीक है। तो देखते हैं प्यूबर्टी, अच्छे से समझते हैं प्यूबर्टी क्या होता है, ठीक है। देखिए, मेल्स में क्या होती है प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी पहली बात है क्या, चेंज होते हैं बॉडीज़ में, कुछ चेंज होते हैं, कुछ डेवलपमेंट होती है बॉडी में, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। तो जैसे मेल्स में, यानी मेल्स में क्या होता है, जो उनकी आवाज़ होती है वो मोटी हो जाती है, ठीक है, और जो दाढ़ी आने लग जाती है उनकी, ठीक है। स्किन पे क्या ऑयली स्किन हो जाते हैं, ठीक है, पिंपल्स आने लग जाते हैं मुंह पे, ठीक है। ये सब चेंजेस दिखने लग जाते हैं जब प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है। गर्ल्स में क्या होता है, पीरियड शुरू हो जाते हैं उनके, ठीक है। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाती है, यानी ब्रेस्ट जो होते हैं उनके डेवलप्ड होने लग जाते हैं। हिप्स बोन जो होते हैं वो वाइडर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी की एज को, किस एज में प्यूबर्टी आती है, तो मेल्स में कोई परफेक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हम एवरेज बता सकते हैं कि जैसे पहले तो ये था, पहले मेल्स में कितना था 14 ईयर, और फीमेल्स यानी गर्ल में था 13 ईयर, ठीक है। पर अब मॉडर्न लाइफ हो गई है ये सब, इसकी वजह से प्यूबर्टी एज और कम हो गई है, ठीक है। तो फीमेल्स गर्ल्स में हो गई 11 ईयर, और जो मेल्स है यानी बॉयज़ उसमें हो गया 12 ईयर, ठीक है। ये तो एवरेज हो गया। और अगर टाइम पीरियड की बात करें, मतलब किस एज से किस एज के बीच में आती है प्यूबर्टी, तो यहीं पे अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में होता है 9 से लेकर 15, 9 से लेकर 15 इस एज के अंदर इनकी प्यूबर्टी आ जाएगी। और गर्ल्स में क्या होता है 8 से लेकर 13 ईयर, इसके बीच में प्यूबर्टी आ जाएगी, ओके। तो आप प्यूबर्टी से रिलेटेड सब कुछ समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घर में एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा की खपत हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, ठीक है। तो जो कमर्शियल यूनिट होती है ऊर्जा की वो क्या होती है, किलोवाट आवर, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है किलोवाट आवर बराबर। तो ये किलोवाट आवर में दे रखा, मतलब 250 किलोवाट आवर दे रखा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट आवर जूल में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 250 वाट आवर कितना होगा, तो इसकी इंटू कर देंगे, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। तो इसकी जब इंटू करेंगे तो ये आएगा 900 इंटू 10⁶। 2 जीरो यहाँ से लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 10⁸ ऑप्शन में देखते हैं।
9 इंटू 10⁸ जूल, ये आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। ठीक है, रंध्रों के यानी जो स्टोमेटा होते हैं उसको बंद करना और पत्तियों को गिराता है, इनमें से कौन सा हार्मोन है। ठीक, प्लांट हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट की वृद्धि करते हैं, यानी कि प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, ये सब। और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर जो उसकी वृद्धि को रोकते हैं, पत्तियों को गिराते हैं, फल को टाइम से पहले पका देते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो जो ग्रोथ इनहिबिटर होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, जबकि जो ऑक्सिन हो गया, ठीक है, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया, ये सब क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ये सब ग्रोथ हार्मोन है। और ये एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है। ठीक है, एक तो ये क्या करता है, इसको नेगेटिव हार्मोन भी बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, और हाँ, जो फल होते हैं, सब्जी, इन सबको ना पकने से पहले ये गिरा देता है पेड़ से। ठीक है, और पत्तियों को भी मुरझाने का काम यही करता है, पत्तियां जो मुरझा जाती है इसी एब्सिसिक एसिड के कारण। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, यानी उसको अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो मैं आपको अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के सारे कंडीशंस बता देता हूँ। टोटल 6 कंडीशंस होती है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है कि जब इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक, जब वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे, एफ पे बनता है। और कैसा बनता है, पॉइंट साइज बनता है, पॉइंट साइज बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और मिरर के सामने बन रहा है तो रियल बन रहा है। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जब हम कि सी और एफ, वो सी और अनंत के बीच में रखते हैं। ठीक है, सेंटर और कर्वेचर और अनंत के बीच में रखते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सी के परे रखते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी के इधर रखेंगे वस्तु को तो ये बनेगा सी और एफ के बीच में। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और मिरर के सामने तो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल इमेज बनेगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं, ये तो बहुत आसान है थर्ड कंडीशन। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैं आपको इसी वीडियो में याद करवा दूंगा, आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि सी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। सी पर रखते हैं, सी पर ही बनता है। और कैसा बनता है, बिल्कुल जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा, यानी सेम साइज़ का बनता है। ठीक है, और मिरर के सामने बन रहा है तो रियल बन रहा है। ठीक है, तो रियल बन रहा है, वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है। ठीक, अब फोर्थ कंडीशन है कि जब हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ठीक, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो किधर बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, या फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रहा है। ठीक, कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और मिरर के सामने तो रियल बन रहा है। ठीक है, और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो सी के परे बन रहा है, ठीक, वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है। अब देखते हैं फिफ्थ कंडीशन। जो फिफ्थ कंडीशन ये पहले वाली कंडीशन का उल्टा है। ठीक है, पहले वाली कंडीशन में हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बना था। अब हम फोकस पे रखेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी पे बनेगा यानी बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक यानी रियल बनेगा। ठीक, अब लास्ट कंडीशन देखते हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये अलग कंडीशन यूनिक है, क्योंकि इसमें जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बन रही है, आगे ना बन के दर्पण के पीछे बन रही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, यानी पी और एफ के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो ये कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है यानी आभासी बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, और सीधा बन रहा है। तो यहाँ जहाँ सब में क्या उल्टा बन रहा था, यहाँ पे सीधा बन रहा है। ठीक है, और सब में कैसा बन रहा था, सब में रियल बन रहा था, यहाँ पे आभासी बन रहा है यानी कि वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, तो अब एक बार सबको समराइज कर लेते हैं। पहला कंडीशन था कि इन्फिनिटी पे रख रहे थे, इन्फिनिटी पे रखने से एफ पे बन रहा था। ठीक है, पहले का उल्टा क्या हो जाएगा, पाँचवें में क्या है, पाँचवें में जब हम वस्तु को एफ पे रख रहे हैं तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, पहला और आपको पाँचवा याद हो गया। ठीक है, तीसरा तो बहुत आसान है। तीसरे में क्या है, जब सी पे रख रहे हैं तो सी पे ही बन रहा है और सेम आकार का बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा और पांचवा याद करना है, सॉरी दूसरा और चौथा याद करना है। ठीक है, दूसरे में क्या करें, देखिए जब भी हम वस्तु को इस साइड ले जा रहे हैं, मतलब मिरर के पास ले जा रहे हैं, तो जो इमेज है वो मिरर से दूर बन रहा है। मतलब जैसे जैसे हम वस्तु को आगे ले जा रहे हैं तो जो इमेज है, इमेज दूर बनता हुआ जा रहा है, प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है। तो जब इन्फिनिटी और सी के बीच में ले गए तो एफ और सी के बीच में बना। ठीक है, यहीं जब सी पे लगे तो सी पे बना, और आगे ले गए तो और पीछे बना, देखिए इमेज। ठीक है, तो जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे
ठीक है, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा, यानी कि बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक, और जो सिक्स्थ कंडीशन है तो स्पेशल कंडीशन है, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक, तो आपको याद हो गए होंगे ये सब। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है, यानी प्रेसिपिटेशन होती है, पीपीटी बनती है। ठीक है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया पढ़ी होगी। ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वालों को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और उसका स्थान ले लेता है। ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें दो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसकी जगह वो ले लेता है और उसकी जगह दूसरा ले जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार की होती है, आपको बताया अभी, एक न्यूट्रलाइजेशन होती है और एक होता है प्रेसिपिटेशन वाली। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एक एसिड को एक बेस के साथ क्रिया करवाते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एसिड ले लेते हैं, HCl ले लिया, प्लस एक बेस ले लेते हैं, NaOH ले लिया, इनकी अभी क्रिया करवाई तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O, ये बन गया। तो ये सॉल्ट और वाटर बन गया, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। अब दूसरी जो टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट की वो है प्रेसिपिटेशन वाली। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ H की जगह क्या आ गया, Na आ गया। ठीक है, और Na की जगह क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन वाली। प्रेसिपिटेशन में क्या करता है, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसमें एक पीपीटी बनती है, जैसे PbCl2 लेड क्लोराइड और बेरियम आयोडाइड की करवाते हैं, BaI2। ठीक है, तो ये बनेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, PbI2 हो जाएगा, PbI2, और BaCl2 हो जाएगा, BaCl2। ठीक, तो जो PbI2 बना है ये बना PPT, ये येलो कलर का PPT बना। ये क्या होता है, जो अभिक्रिया होता है उसमें नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नीचे बैठ जाता है, PPT बन जाता है, येलो कलर का, ये अलग से दिखने लग जाता है। तो ये होगी प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की प्रेसिपिटेशन वाली अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 विलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। कंसंट्रेशन बताना है कि जब हम नमक को इसमें सॉल्यूशन में मिलाएंगे, पानी के सॉल्यूशन में मिलाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो हाँ, कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट का द्रव्यमान अपॉन सॉल्यूशन का द्रव्यमान, सॉल्यूशन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है नमक, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। और विलियन में ये दे रखा है, पानी दे रखा है, पानी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 320। ठीक है, सॉल्यूशन ही हो गया, इंटू 100 करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.36 के समथिंग आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12.36। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, उस विलियन में जिसको मिला रहे हैं उसका द्रव्यमान अपॉन टोटल विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, विलियन का द्रव्यमान कितना है वो उसे कर देंगे उससे 100 से, तो मिल जाएगा उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व को बाद में तालिका में जगह मिली। ठीक है, तो मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे और उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में कुछ नए तत्व खोजे जाएंगे जो इनकी मतलब जो इन जगहों पे भरे जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने उनके नाम पहले रख दिए थे, जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। ठीक है, ऐसे नाम दे दिए थे। तो एका बोरोन की जगह क्या आया था, स्कैंडियम आया था, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आया था, और एका सिलिकॉन की जगह क्या आया था, जर्मेनियम आया था। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनाइड परमाणु वाले तत्व हैं। ठीक है, एक्टिनाइड की परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपको पता होगा 89 पे क्या होता है, एक्टिनम होता है। 89 पे जो तत्व होता है एक्टिनम, और इसके बाद यानी 90 से लेकर 103 इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, 90 से लेकर 103 को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 57 पे होता है लेंथनम। ठीक है, और इसके आगे यानी 58 से लेके 71 तक इनको बोलते हैं लेंथनम। ठीक है, तो लेंथनम होंगे 58 से 71 और एक्टिनाइड्स हो गए 90 से लेके 103 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम। जो नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु, नाइक्रोम की वायर देखी होगी आपने, किस चीज़ की होती है, ये होता है निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इनके ओर्स होते हैं। और नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे विद्युत हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट को कंडक्ट कर सकती है नाइक्रोम, इसलिए इसको यहाँ ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी हो, जैसे हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, इन सब जगह। ठीक है, तो नाइक्रोम क्या है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इसको ऐसे भी आ सकते हैं, नाइक्रोम में देखिए Ni हो गया निकिल,
Cr से हो गया क्रोमियम, M से हो गया मैग्नीज और आयरन तो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैसें है। तो टोटल कितनी इनर्ट गैसें नेचुरल, तो 6 इनर्ट गैसें होती है। ठीक है, 6 होती है इनर्ट गैसें। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन और क्या होता है? जीनॉन। ठीक है, ये होती है। और जीनॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, एक और बच गया शायद, 1 2 3 4 5, एक बच गया रेडॉन। रेडॉन, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे कम कौन है? रेडॉन होता है। ठीक है, सबसे कम हो गया रेडॉन। और जिनॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। आर्गन क्या होता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती, किसकी यूनिट नहीं होती। तो आपने रिलेटिव डेंसिटी को पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी भी पदार्थ की डेंसिटी, किसी भी पदार्थ की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, अपॉन वाटर की डेंसिटी। तो ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। और अगर वाटर की डेंसिटी पूछूँ तो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। तो आपको पता होगा कि जो वेट होता है, वेट W = mg। ठीक है, इसी के वजह से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यदि उसका वेट नहीं होगा तो पृथ्वी उस पर अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नहीं लगा पाएगी। ठीक है, और मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कोई पदार्थ कितना है, उसमें उस चीज़ की कितनी मात्रा है, उसको लेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर। और यही क्या जो वेट हुआ, वेट क्या हुआ? एक प्रकार का बल हुआ, फोर्स, इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, और कैसा बल है? जिसकी वजह से पृथ्वी इसको अपनी तरफ, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ओके, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, वेट क्या होता है? वेट 0 हो सकता है, वेट 0 हो सकता है, लेकिन मास 0 नहीं हो सकता है। और वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और द्रव्यमान क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है, और अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है जी, इसलिए जो वेट होता है वो चेंज होता रहता है। जबकि द्रव्यमान कहीं भी ले जाएंगे वहाँ पे वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? ठीक है, सबसे धातु की बात कर रहा है। सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम होती है। सबसे भारी धातु क्या होती है? ऑस्मियम होती है। ठीक है, धातु में। ओके, और सबसे हल्का तत्व क्या हुआ? हाइड्रोजन हो गया। सबसे पहला स्थान जिसको मिल रखा है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्लैंड, जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है क्या स्रावित करती है? अच्छा, तो लैक्रिमल ग्लैंड आंखों में होती है। ठीक है, आइज में होती है, और क्या स्रावित करती है? आंसू निकालती है लैक्रिमल ग्लैंड से। ठीक है, और ये जो आंसू है इसका काम क्या होता है? आँख को थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करना ताकि आँख सूख ना जाए, और जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसको साफ करने का काम भी आंसू का करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड है नेचुरली, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है कैसा होता है? मतलब बेसिक होते हैं, एसिड होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन 2 होते हैं, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यानी ये बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। तो ऐसे तो ये बेसिक होते हैं नेचुरली मेटल ऑक्साइड, पर ये दोनों क्या हुए? इसके अपवाद हो गए। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, ZnO भी एम्फोटेरिक होता है। और अगर ये यहाँ पे पूछा नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, गति के 3 समीकरण है। ठीक है, V = U + AT, ठीक है, S = UT + ½ AT², ठीक है, और एक होता है V² = U² + ये, अगर इसको लिखें V² = U² + 2AH। ठीक है, तो ये तीनों तो सही हो गया, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा U² = V² + A², जो कि गलत है। V² हमेशा V को आपको इधर रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में V को रखना है हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रतिध्वनि यानी एको के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? यानी एको को सुनने के लिए सोर्स और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है इनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। यानी यहाँ से अगर कोई सोर्स है और यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो एको सुनने के लिए, एको मतलब जो आवाज़ टकरा के आएगी उसको सुनने के लिए कितनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें कि मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड का टाइम तो होना ही चाहिए। ठीक है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, दूरी हो गया 17 मीटर और टाइम कितना होगा? 0.1 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो अभी आपको मैंने पहले बताया क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया बोलते हैं। तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, और अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है और 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा, ठीक है, कितनी बार घूमेगा। देखिए पहिया कैसा होता है, गोल होता है, ठीक, एक चक्कर लगाने में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जो इसकी ये होगी सरकमफेरेंस होगा, इसकी परिधि होगी जो, ठीक है, इसको करेगा वो, और ये कितनी होती है 2πr होती है। तो एक चक्कर में निकाल लेते हैं कितनी दूरी तय करेगा, 2 और पाई 22/7 रख देता हूँ, और आर इसने व्यास दे रखा है, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा 28। तो सॉल्व करेंगे तो 176 आ गया, एक मिनट, 176 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में निकाला हमने, सेंटीमीटर में दे रखा था। तो एक चक्कर में वो इतनी दूरी कर रहा है, ठीक है, एक चक्कर में तो इतनी कर रहा है, तो इतनी दूरी में कितना करेगा, इतनी दूरी यानी 88 किलोमीटर में कितना, इससे डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये किलोमीटर में, इसको सेंटीमीटर में करते हैं। तो 1000 से किया तो ये आ गया मीटर में, ठीक है, फिर 100 से किया तो ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है, डिवाइडेड 176, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000, 50,000, ठीक है, तो 50,000 चक्कर लगा देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, ठीक है, तो किन के पैर जुड़े होते हैं, आपको पता है ऑर्थोपोडा के जुड़े हुए पैर होते हैं। अरे ऑर्थो का मतलब ही होता है जुड़ा, और पोडा का मतलब होता है पैर, यानी जुड़ा हुआ पैर। ऑर्थो मतलब जुड़ा, पोडा मतलब पैर, जुड़ा हुआ पैर, ठीक है। तो ये फाइलम होते हैं जिसमें जुड़े हुए पैर होते हैं, और ये भी पता हुआ कि सबसे बड़ा फाइलम है ये, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। यदि ये तो ऐसे हो जाना चाहिए कि एक अणु का द्रव्यमान 18 होता है, याद होना चाहिए, नहीं है तो कोई नहीं, H2O होता है, H2O, इसमें 2 H है यानी 2 हो गया, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो 2 प्लस 16 का ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18 हो गया, तो 1 का 18 हो गया, 5 का इतना 18×5 90 यूनिट आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्यों बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि जो अपना ये सिक्रेशन करते हैं डायरेक्ट ब्लड में करते हैं, ठीक है, इनको डक्ट नहीं चाहिए होती है किसी भी जैसे लीवर हो गया, लीवर में डक्ट होता है, वहाँ पे वो जो सिक्रेशन करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रेशन करते हैं। जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, ये सब क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, ये डायरेक्ट अपना सिक्रेशन ब्लड में करते हैं, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, जब आपको पूरा इमेज बनेगा आपके माइंड में तभी आप ये कर सकते हैं कि फोर्थ जो पीरियड है उसमें कितने मेटलॉइड है। तो पहला पीरियड ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में देखते हैं कितने, 2 है, ठीक है। तो चौथे में कितने हैं, जर्मेनियम और आर्सेनिक 2 हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2, ठीक। सो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने वंदरोआ के फुल लेंथ मॉक टेस्ट वीडियो को अभी तक नहीं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपके कितने स्कोर आ रहा है, आप पता कर सकते हैं कि आप कितने पानी में, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।